नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 2026 में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी की सरकार बनना चाहिए, आज का मेरा वीडियो इन दो मुख्य बिंदु पर ही आधारित है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति चलती है वो पूरे भारतवर्ष से बिल्कुल अलग थलग है। आज का मेरा वीडियो कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा तो कुछ लोगों के आंखों में चुभेगा। कुछ लोग मेरी तारीफ करेंगे तो कुछ लोग मुझे गालियां भेजेंगे, लेकिन होगा कुछ ना कुछ जरूर। क्योंकि अगर आज पश्चिम बंगाल पर खुल के नहीं बोला गया तो आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भयावह साबित होगा। क्या पश्चिम बंगाल भविष्य में भारत का हिस्सा बना रहेगा? और अगर बना भी रहेगा, क्या उसमें भारत के स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे? इस सेंसिटिव विषय को मैंने उठाया है। मुझे पता है कि इस विषय पर बोलना मेरे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो मुझे पश्चिम बंगाल पे भी मुखर होकर बोलना पड़ेगा। तो आप भी अगर पूरा विषय को जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार बनना चाहिए 2026 में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, 29 अप्रैल के चुनाव के पश्चात जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो चाणक्य का सर्वे हो, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, चाहे वो एबीपी न्यूज का सर्वे हो, या तमाम सर्वे, एक दो सर्वे को छोड़कर सब में सीधे सीधे बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हुए देखा जा रहा है। क्लियर मेजॉरिटी से केवल एक या दो सर्वे को छोड़ दिया जाए तो सब में लगभग ये तय हो चुका है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। और क्यों बन रही है? क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन था पश्चिम बंगाल में वो पूरी तरीके से ध्रुवीकरण पर आधारित था। यानी एक तरफ पूरी तरीके से लगभग हिंदू वोटर था और एक तरफ लगभग मुस्लिम वोटर था। बीजेपी ने लगभग पूरे 5 साल तक इलेक्शन की तैयारी करी। शुभेंदु अधिकारी लगातार बीजेपी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहे और तैयारी करते रहे। आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। और बीजेपी के लिए ये करो या मरो का इलेक्शन था, जबकि इस टाइम पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और प्रदेश में भी इलेक्शन थे। लेकिन बीजेपी का मेन लक्ष्य पश्चिम बंगाल ही क्यों बना? केरल क्यों नहीं बना? तमिलनाडु क्यों नहीं बना? असम में उसकी सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तरह जोर नहीं लगाया। पौंडीचेरी में इतना जोर नहीं लगाया जितना पश्चिम बंगाल में लगाया। जब आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही थी पश्चिम बंगाल से। पूरी खुफिया जानकारी आ रही थी कि अगर इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाती है तो शायद भविष्य में कभी जीत भी नहीं पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही थी, जिस तरीके से वहां ध्रुवीकरण हो रहा था, जिस तरीके की गंदी राजनीति खेली जा रही थी, आजादी के बाद
25 साल तक कांग्रेस का शासन रहा पश्चिम बंगाल में। उसके पश्चात 35 साल तक लेफ्ट का शासन रहा पश्चिम बंगाल में, और 15 साल टीएमसी को शासन करते हुए हो गए। कोई भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार कभी रही नहीं। और इसी मुख्य बिंदु को बीजेपी अपने वोटर को समझाने में लगभग कामयाब हो गई। 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अब बीजेपी की मेहनत रंग लाई या नहीं लाई। अब रहा दूसरा मुख्य बिंदु कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों आना चाहिए, यानी पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी इतनी आतुर क्यों है। बहुत सारे स्टेट हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी चाहती तो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा जोर लगा देती, बीजेपी चाहती तो केरला में बहुत ज्यादा जोर लगा देती, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही इतनी मेहनत क्यों। अगर आज या इस बार अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आती तो पश्चिम बंगाल दूसरा लगभग बांग्लादेश बन चुका था। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई जा रही थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा बाकायदा, वो घुसपैठिए पूरे देश में फैलकर अराजकता फैला रहे थे, अपना जिहाद फैला रहे थे, अपना प्रोपोगंडा फैला रहे थे और भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बीजेपी के जितने भी स्टेट में सरकार हैं और जितने भी देशों के साथ भारत के बॉर्डर मिलते हैं, उन सब पे लगभग बीजेपी फेंसिंग कर चुकी थी, यानी बाड़ लगा चुकी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जहां की मुख्यमंत्री ने बीजेपी को वो जो बाढ़ सुरक्षा बाढ़ होती है वो लगाने ही नहीं दी। खुद टीएमसी का संरक्षण था घुसपैठियों को अपने देश में बुलाओ, उन्हें अपना वोटर बनाओ, उसके बाद वो जितनी चाहे गुंडागर्दी करें, जितनी चाहे माराकाटी करें, जो अपना एजेंडा पूरा देश में फैलाने दो, लेकिन अपनी कुर्सी सलामत रहना चाहिए। दोस्तों, आपने भी नोवाखाली में आपने देखा, मुर्शिदाबाद में का आपने सीन देखा जिसमें बाप के सामने बेटों को मारा गया, बेटों के सामने बाप को मारा गया, स्त्रियों को निर्वस्त्र कर उन्हें उनकी परेड कराई गई, उन्हें मारा गया, बलात्कार करे गए। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री ने स्त्रियों के बलात्कार पे भी चुप रही। वो इतना तुष्टीकरण में डूब चुकी थी ममता बनर्जी, जिन्हें यही याद नहीं रहा कि पश्चिम बंगाल हमारे भारत देश का हिस्सा है। जिस प्रदेश की मुखिया यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के हाथों से फाइल छीन लेती हैं ऑन कैमरा, और सारे के सारे लोग देखते रह जाते हैं, जिसमें उनके खिलाफ सीबीआई के पास ममता बनर्जी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। वो ऑन कैमरा उनसे वो फाइल छीन कर ले गई। जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्था को लगभग बैन कर दिया था, ममता बनर्जी ने ये सीधे कह दिया था कि हम अपने प्रदेश में सीबीआई को नहीं घुसने देंगे, ईडी को नहीं घुसने देंगे। जो अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान करने लगी है सरकार, जो अपने देश के न्यायालयों की बात मानने को तैयार नहीं हो। ममता बनर्जी को किसी भी प्रकार का भय ही नहीं रह गया था, चाहे वो हमारे देश के संविधान से हो, हमारे देश की न्यायालय का हो, किसी भी प्रकार का। जो मुख्यमंत्री
होम मिनिस्ट्री का आदेश नहीं मानती हो, जिन्होंने अपने प्रशासन को गृह मंत्रालय का आदेश न मानने का संरक्षण दिया हुआ हो, तो कैसे वो भारतवर्ष का एक हिस्सा रह सकता है, जो खुलेआम बांग्लादेशियों को आमंत्रित करती हूं कि आप आइए और इसी देश के नागरिकों का हक मारिए, इसी देश के नागरिकों का खून करिए, लेकिन वोट केवल आप हमें दे दीजिए ताकि हम यहाँ की मुखिया बने रहे। उसके बाद आप वो देश बचे या ना बचे। इसलिए पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी हो गया था बीजेपी का आना। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हाई कोर्ट के कुछ जजों की नियुक्ति हुई थी किसी विषय की जांच करने के लिए। टीएमसी के गुंडों ने उन जजों को घेर लिया था, उनकी जान के प्यासे हो गए थे। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बहुत कहने पर भी टीएमसी के गुंडे मानने को तैयार नहीं हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरप्ट करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूरी रात जगकर उन जजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रहण करी थी अपने ऊपर। सीधे सीधे सरकार को आदेश दिया कि ये जज की जो कमेटी है वो न्यायालय के द्वारा गठित की गई है, इन जजों को बचाना इन गुंडों से आपकी जिम्मेदारी है। जबकि एसपी वहां के जो थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो वहां उन जजों की सुरक्षा के लिए पहुंचने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो क्या न्याय व्यवस्था रह गई जहां पर जज खुद सलामत नहीं रह गए थे, जहां पर किसी भी टाइम अराजकता फैल जाती थी और फिर हिंदुओं का इतना खून बहाया जाता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मीडिया वहां की रिपोर्टें दिखाते दिखाते परेशान हो गई थी। लोग डिमांड कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का अत्याचार वहां हो रहा था उससे वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की जितनी ज्यादा विरोध किया गया है ममता बनर्जी द्वारा, आखिर क्यों चुनाव आयोग को विरोध किया गया? क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे एसआईआर का कराने का ठाना हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल क्या, वो एसआईआर तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वो बिहार में भी हुआ, वो सारे स्टेटों में हो रहा है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आखिर ममता बनर्जी ने ही इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों किया? वो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर चली गई। उन्होंने एक मुद्दा ही एसआईआर का बना लिया। क्यों बना लिया अगर आप गलत नहीं थी तो? दरअसल ममता बनर्जी ने इतना गहरा षड्यंत्र रचा था, जितने भी जो बांग्लादेश में घुसपैठ कराई थी ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों की, उन सबको वोटर बना दिया गया था फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल का। अब वो सारे वोटर्स ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करने वाले थे, लेकिन अचानक एसआईआर वहां पे शुरू हो गया। एसआईआर में सबकी पहचान निकलना शुरू हो गई, तो वो जितने भी जो गलत तरीके से वोटर बनाए गए थे उन सबके नाम कटे और बाकायदा उन्हें वापस बांग्लादेश भागना पड़ा। तो आप सोचिए, एक राजनीति के लिए एक प्रदेश की मुखिया या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी घिनौनी चाल खेल सकता है विदेशियों के द्वारा अपने देश के नागरिकों का हक मारना। क्या ममता बनर्जी को इस बात के लिए सजा नहीं होना चाहिए घुसपैठ के लिए? क्या संवैधानिक संस्थाओं को बुरा भला कहना या उनको गालियां बकना, अपशब्द कहने के लिए इस बात पर क्या ममता बनर्जी को सजा नहीं होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग का इतना कड़ा विरोध होना, जबकि वो कोई
गलत तरीके का काम नहीं कर रहा था। खुद हमारे देश के न्यायालय ने एक्सेप्ट करा कि ये एक प्रक्रिया है जो 10 से 15 साल के अंदर दोहराई जाती है। वही प्रक्रिया को चुनाव आयोग कर रहा था, जिसे सारी पार्टियों ने माना, लेकिन ममता बनर्जी मानने को क्यों नहीं तैयार थी? क्या उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? जिस तरीके का माहौल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खड़ा कर दिया था, खास तौर से हिंदुओं के विरुद्ध, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर दुर्गा पूजा बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। उस प्रदेश की मुखिया ने दुर्गा पूजा पे बैन करके मुस्लिम त्योहारों को आगे करती चली गई। यानी दुर्गा, एक समय आया था कि रमजान और दुर्गा पूजा एक साथ आ गई थी, तो उन्होंने दुर्गा पूजा को रोक दिया था कि इन लोगों को दिक्कत हो रही है आपकी दुर्गा पूजा से, आप दुर्गा पूजा अभी नहीं कर सकते, जबकि वो पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और आखिर हिंदुओं को ही हमारे देश में क्यों रोका जाता है? इनके 57 देश हैं, मुसलमान कोई यहाँ के नहीं है, वो हमारे देश में आक्रांता बन के आए थे या जो कन्वर्ट हुए थे। हमारा ओरिजिनल धर्म तो हिंदू ही धर्म है इस भारतवर्ष का। इस भारतवर्ष के अंदर अगर हिंदू समाज का लगातार तुष्टीकरण या उनका अपमान होता रहेगा, उनका विरोध होता रहेगा, तो हिंदू कहां जाए, किस देश में जाए? क्या वो ईरान में जाए, क्या वो इराक में जाए, क्या वो सीरिया में जाए, क्या वो अफगानिस्तान में जाए, क्या वो पाकिस्तान में जाए, क्या वो बांग्लादेश में जाए, कहां जाए? एक कुल मिला के एक ही देश भारत है। वहां के नेता लोग इस तरीके के गंदा खेल खेलते कि उनके लिए एक देश भी रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। जब उनका रमजान आते हैं तो आप रोजा इफ्तारी करने के लिए पहुंच जाते हो जीभ निकाल के, लेकिन वहीं जब दुर्गा पूजा आती है तो आप एक बार दुर्गा की पूजा करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हो। क्यों? क्योंकि कहीं आपका वोट ना प्रभावित हो जाए, कहीं मुसलमान वोट ना आपसे नाराज हो जाए। ऐसे ही हमारे देश में जो बाबर आक्रांता था, जिसकी 500 साल बाद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़के उसका नाम मिटाया गया था, नहीं, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बाहर राम मंदिर का निर्माण कराया गया। पश्चिम बंगाल में एक हुमायूं कबीर नाम के एक व्यक्ति खड़ा हो जाते, वो कहते हैं हम यहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनके आक्रांता के नाम पर कुछ भी कहने का अधिकार है हमारे देश में। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप इस देश को गाली दो और बाद में कहते हो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो इसे सही मानते हैं। तो कुछ कानून में भी बदलाव करना पड़ेगा, कानून को पहचानना पड़ेगा, कौन हमारे देश में गद्दार है, कौन देशभक्त है। चाहे वो अगर लगता है उसकी हरकतों से, लगता है उसकी बातों से, लगता है उसके स्वभाव से कि ये देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, बिना कोई धाराओं के सीधे उसे फांसी पे चढ़ा दो और 4 दिन तक सूली पे टांगे रखो, ताकि जो दूसरे लोग के मुंह सबक ले उससे। जैसे किसी टाइम में राजा महाराजाओं के समय में होता था, एक गद्दार को बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाता था, ताकि उधर से निकलने वाले लोग देखें कि इसने देश के साथ गद्दारी करी, इसलिए इसका यह हश्र हुआ। और जो दूसरे जो गद्दार अगर होने वाले होते थे, उनके मन में वो ख्याल आता भी नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो हमारे देश के संविधान में बदलाव करना पड़ेगा इन गद्दारों को झाड़ू से साफ करने के लिए। मैं तो यही सोचता हूं, आप किस तरीके से सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, लेकिन लिखना जरूर क्या मैं सही हूं या गलत, क्योंकि आपकी राय भी तो मायने रखती है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को अभी के लिए फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगर आपको मेरा फिलहाल का इतना वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के बेबाक वीडियो बनाता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।